हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था एफएम का, और एफएम एसएम दोनों का इनफैक्ट हमने सिलेबस देखा था, और साथ ही साथ हमने बात करी थी क्या वेटेज है और किस तरह से डिवाइड किया था। और हमने सेकंड सेक्शन ऑफ एफएम स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 को पहले पिक किया था, दैट वाज द लीवरेजेस। लीवरेजेस में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लीवरेज। आपको पक्का समझ में आया होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और हमने स्टेटमेंट देखा था, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज को लिस्ट किया था, राइट। सो तीन तरह के लीवरेजेस की हम बात करते हैं। दो प्राइमरी टाइप होते हैं, तीसरा तो टोटल होता है उनका। वन इज द ऑपरेटिंग लीवरेज, अनदर इज द फाइनेंशियल लीवरेज। आपको याद होगा अच्छी तरह से, ऑपरेटिंग लीवरेज इज बेसिकली कंसर्न विद द बिजनेस रिस्क, एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल रिस्क, राइट। सो दिस व्हाट वी हैव कवर्ड इन लास्ट क्लास। कुछ भी रिवीजन करवाने लायक है नहीं, तो आज मैं उस लेक्चर को रिवाइज नहीं कराऊंगा, और हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 को। आज के इस लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंट लीवरेजेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ लीवरेजेस से स्टार्ट करते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ लीवरेज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ लीवरेज, व्हेन वी टॉक ऑफ द टाइप्स ऑफ लीवरेजेस, फास्ट ट्रैक है बालक, समरी नोट्स आपका जरूर बनेगा, और आपका क्लास नोट से ही आपको रिवीजन करना है एग्जाम टाइम में, कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ डिटेल थियरी के लिए मैं आपको जरूर बुक में रेफर करूंगा, बट एक बात का ध्यान रखना, क्लासरूम में नोट्स निश्चित रूप से बनाना, राइट। इससे क्या होगा कि आपका एक समरी नोट्स तैयार हो जाएगा, और जिसको आप यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से। आप उससे 1.5 दिन पहले जो रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो आपकी इंटैक्ट रहेगी। So there are three types of leverages what we talked about. One is your operating leverage, second is your financial leverage, and third is your combined leverage. तो कितने हो गए हमारे पास, तीन तरह के leverages हो गए। OL stands for operating leverage, operating leverage. FL stands for financial leverage, and CL stands for combined leverage. So we are going to start with the first one. आज के लेक्चर में हम कहां से शुरू करेंगे, पहले से शुरू करेंगे, एंड द फर्स्ट वन इज आर ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, ठीक है। पहले से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ वी नो दैट वेरी वेल कि जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं, सो ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंसर्न विद द बिजनेस रिस्क, एंड बिजनेस रिस्क इज नथिंग बट द रिस्क रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। सो अगर हम अपने स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, या आप इसको इनकम स्टेटमेंट कह दो, अगर हम अपने इनकम स्टेटमेंट को देखें, तो आपको याद होगा हमारे पास सबसे पहला आइटम हमने क्या रखा था, सेल्स। सो दिस इज टोटल सेल्स रेवेन्यू, एंड हाउ वी फाइंड द सेल्स। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, एक छोटा सा सवाल अभी, कि सपोज आई हैव गिवन यू द क्वांटिटी और आई हैव गिवन यू द सेल्स वॉल्यूम। अगर मैं आपको सेल्स वॉल्यूम दूं, जिसको मैंने क्यू कह दिया, Q for quantity, and if I give you selling price per unit, and let's say we call it S, okay, so in that case how can we calculate the sales revenue? So sales revenue is equal to क्या हो जाता है, Q multiplied to S, यानी कि कितना यूनिट हमने बेचा और एक यूनिट का क्या प्राइस था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, Q into S gives you what, sales revenue, right? So this is our sales revenue, that is our Q into S. अब हम जानते हैं कि इसमें से हम क्या करेंगे, we will minus what, our variable cost. Now variable cost, as name indicates, it varies, है ना। So suppose we say that there is a variable cost per unit. Let's say variable cost per unit की मैं बात करूं, and let's say denote it with V. Variable cost is denoted by V. So if the quantity, let's say it's 100, and variable cost per unit is rupees 2. So quantity is 100 and V is rupees 2. So in that case your variable cost will be 100 into 2 is equal to 200. But if quantity is let's say 50, अगर क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं, 50 पे लेके चले जाते हैं, in that case variable cost will be 50 multiplied to 2 is equal to 100. सो वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट वेरीज, एंड दैट इज द आइडिया कि अगर मेरा सेल चेंज होता है तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट बदलता है। इसका जो इफेक्ट है प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है। जिस तरह से सेल चेंज होगा,
अकॉर्डिंगली हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा. सो दिस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनेट इफेक्ट. अच्छा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया हमने. सो वेरिएबल कॉस्ट को जब हमने सेल्स में से हटाया तो वी गेट समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ सी दिस, वी गॉट व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन. वी गॉट कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, हाउ कैन वी सी द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? अगर हम पर यूनिट के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालें तो एक यूनिट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था? तो हम कहते हैं सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर दूं, यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर दूं, तो ये मुझे क्या देगा? तो दिस विल गिव अस व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या दे देगा ये हमें? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो जिस तरह से हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हैं, तो लाइकवाइज वी कैन हैव द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज वेल. सो दिस वी हैव द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे किसको? फिक्स्ड कॉस्ट को. सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने क्या किया? कंट्रीब्यूशन से लेस कर दिया. देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वी कॉल दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज earning before interest and taxes. So we got something earning before interest and taxes, and this EBIT is basically our operating profit. This is our operating profit. Look, as far as operating leverage is concerned, this is the operating part of business. So certainly here we are interested for what? EBIT, and we have to see the relationship between sales and EBIT. इसके रिलेशनशिप को हमें यहां देखने को मिलता है कि अगर सर्टेन परसेंटेज से सेल को बढ़ाया जाए तो EBIT कितना बढ़ेगा, या सर्टेन परसेंटेज से सेल को घटाया जाए तो EBIT कितना घटेगा. अब इसमें मजेदार बात क्या है कि हम कहते हैं एवरीथिंग इज ओके, राइट. लुक, सेल्स है मेरे पास, so we have certain quantity, we have certain selling price, multiply किया, we got the sales, and we have the variable cost. तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर है? तो इट गोज प्रोपोर्शनेटली. जितना सेल बढ़ेगा अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा. वो तो पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, तो इसका भी कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा. तो सेल अगर बढ़ा 10% से तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा. ओके, सो वी गॉट द कंट्रीब्यूशन. नाउ देयर इज द फिक्स्ड कॉस्ट. अब क्या सेल के बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा क्या? हम कहते हैं नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं. क्या फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बढ़ सकता? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते. मान लो हम फैक्ट्री की कैपेसिटी को अपग्रेड कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है उस कंडीशन में बढ़े, बट ऐसा सिचुएशन यहां तो नहीं है ना. सिंपल है ये. तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि दिस इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एज पर द सेल्स. तो यहां का जो इंपैक्ट है ना, अब चूंकि ये बदलेगा नहीं, यानी कि अगर 10% से मेरा सेल बढ़ा तो मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, ये फिक्स्ड है. तो फिर EBIT पे क्या इंपैक्ट होगा? तो इसके वजह से, इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, यहां तो आपको प्रोपोर्शनेट इफेक्ट दिखा था, लेकिन इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आपको डिसप्रोपोर्शनेट चेंज देखने को मिलेगा. इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से चेंज क्या दिखेगा आपको? डिसप्रोपोर्शनेट देखने को मिलेगा. कहने का मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या करेगा? मैग्नीफाई करेगा. अच्छा, दोनों डायरेक्शन में मैग्नीफाई करता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में. पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में. हम जानते हैं दोनों लेवरेज हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव. सो वी विल सी दैट. So when we talk of the operating leverage, we see the relationship between sales and the EBIT. Sales and the EBIT, इनके बीच के रिलेशनशिप को हम देखते हैं किसमें? ऑपरेटिंग लीवरेज में. तो ऑपरेटिंग लीवरेज को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? चेंज इन EBIT. चेंज इन EBIT किसके साथ चेंज में? कैसा चेंज? पहले तो ये बताओ मुझे कैसा चेंज. तो आप क्या कहते हो? डिसप्रोपोर्शनेट चेंज. सो चेंज इन EBIT disproportionately with change in sales. So change in EBIT disproportionately with change in sales. तो जब हम सेल्स को चेंज करेंगे तो EBIT में डिसप्रोपोर्शनेट चेंज दिखाई देगा. मतलब ऐसा नहीं है कि 10% से सेल को बढ़ाया तो 10% से ही हमें EBIT में फर्क दिखेगा. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. दिस वी हैव सीन इन कंट्रीब्यूशन. सेल एंड कंट्रीब्यूशन के रिलेशन में हमने ऐसा देखा था, क्योंकि वहां वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट जा रहा था, बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या लेके आता है? डिसप्रोपोर्शनेट मैग्निफिकेशन लेके आता है.
तो आपको चेंज जो दिखेगा वो कई गुने से दिखेगा. सो एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन टाइम्स. जब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, टाइम्स में कहते हैं. चेंज इन EBIT disproportionately with change in what, sales. What we can say further, we can say that in other words, employment of assets with fixed cost to generate enough return to cover total cost. So what we are doing is we are using fixed cost. हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, fixed cost का इस्तेमाल कर रहे हैं to employ asset. So we are using fixed cost to generate enough return to cover total cost, and that what the leverage is. याद होगा आपको पहला लेक्चर. सो टोटल कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आया बताओ मुझे. तो आप बोलोगे सर इसमें हमारे दोनों कॉस्ट आ गए. कौन कौन से, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. कौन कौन से, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. सो ऑपरेटिंग लीवरेज is about, saying that what is the change in EBIT if we change sales by certain percent. It is about employment of asset using fixed cost to generate enough return to cover our total cost. यानी कि our fixed cost as well as the variable cost. And we have seen the relation. So we have to see the impact of sales, change in sales on EBIT. That is the basic idea. और यही है आपका क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज. नाउ सी व्हाट वी से हियर. तो आगे हमारा DOL. सो दिस इज योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है, या OL, DOL या OL. तो अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो ये देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज, दिस इज चेंज है ना, डेल्टा का सिंबल है. इससे क्या बताते हैं, चेंज को बताते हैं. चेंज इन EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो दैट इज द आइडिया कि परसेंटेज चेंज इन EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. यानी कि अगर हम सेल में सर्टेन परसेंट का चेंज करते हैं तो EBIT में कितने का चेंज आएगा. एंड यू नो हाउ वी मेजर द डिग्री. सो आपको याद होगा मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको बताया था. इन दैट जनरलाइज फॉर्मूला आई टोल्ड यू कि लीवरेज जैसे हमने कहा था इंपैक्ट ऑफ x ऑन y का मतलब था लीवरेज ऑफ, याद आया, y विद x. सो हमें करना क्या है, हमें देखना है इंपैक्ट ऑफ सेल्स ऑन EBIT. ये देखना है ना. तो क्या हो गया, लीवरेज ऑफ EBIT विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. दैट इज द आइडिया. सो परसेंटेज चेंज इन EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा बताओ मुझे. DOL इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा क्योंकि इंपैक्ट ऑफ x ऑन y यानी कि इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन EBIT is basically leverage of EBIT with x यानी कि सेल्स. और जब हम लीवरेज ऑफ y विद x करते हैं तो उस कंडीशन में मेरा DOL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा नीचे. एंड दिस विल बी आवर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ये हमें क्या दे देगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दे देगा. So degree of operating leverage is nothing but the percentage change in EBIT divided by percentage change in sales, right? So अगर DOL को देखें, अच्छा ये कैसे, इसको हम कैसे और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो एक एस्पेक्ट होगा. बट टेक अप एन एग्जांपल फर्स्ट. एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, हाउ वी कैलकुलेट इट. तो परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज आवर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. मान लो आपके पास कुछ डेटा गिवन है
जहां सेल्स इज इक्वल टू, लेट्स से 10 लाख का सेल है, 10 लाख रुपीज का हमारे पास सेल्स है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख ले लो, 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है आपका। एंड वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 3 लाख का फिक्स कॉस्ट ले लो। और आपको मैं कहता हूं फाइंड ड्यूएल, ड्यूएल को फाइंड करो। व्हाट वुड बी द आंसर? डू योर कैलकुलेशन एंड डू इट फास्ट। क्या होगा आंसर? वी आर गिवन विद सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड ड्यूएल। नाउ व्हाट इज ड्यूएल? ड्यूएल क्या होता है? तो हमने कहा ड्यूएल होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ओके। अब आपको याद होगा कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला होगा चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मल्टीप्लाइड टू 100 होगा ना। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। होगा या नहीं होगा? ऐसा ही होगा। ओके, फर्दर देखो, अभी मैंने आपको बताया था दैट लेट्स से हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे। हमने क्या कहा था? Q इज द क्वांटिटी, S इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम इस तरह से चलें एंड लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव द ईबीआईटी, हमारे पास क्या है? ईबीआईटी है। सो ईबीआईटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सो आप क्या बोलोगे सर? ईबीआईटी विल बी इक्वल टू Q, दैट इज योर क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो S माइनस वी इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और S माइनस वी को अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा टोटल, माइनस अब बचा फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दे तो क्या मिल गया मुझे? ईबीआईटी मिल गया। सो Q S माइनस V माइनस F इज आर व्हाट? ईबीआईटी। एंड देन वी हैव, और डिनोमिनेटर पे क्या है मेरे पास? सेल्स है। तो अगर मैं सेल्स को सिंप्लीफाई करूं, करेक्ट। अब नाउ सी दिस, अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो अब कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम। लेट से Q इज इक्वल टू सेल्स, राइट, S इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, V इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ऊपर मैंने आपको Q इज इक्वल टू क्वांटिटी कहा था, हियर आई एम कंसीडरिंग Q इज इक्वल टू सेल, क्योंकि Q क्वांटिटी करेंगे तो क्वांटिटी को हमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा, हमारा इक्वेशन और कॉम्प्लिकेट होगा। तो कीप इट सिंपल, Q इज सेल, S इज सेलिंग प्राइस, V इज वेरिएबल कॉस्ट एंड F इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। F को क्या बोल दिया हमने? फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया। ठीक है, सो नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ कैन वी कैलकुलेट द ईबीआईटी? क्या बोलोगे आप? सर जो सेल है Q, इसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई टू S माइनस V। सो S इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड टू Q, तो हमें क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, वी विल गेट आर ईबीआईटी। लाइकवाइज अगर हम इस इक्वेशन को इसमें डालें तो क्या होगा? देखो, सो DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंट चेंज इन ईबीआईटी आया, तो चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या आया? Q S माइनस V माइनस F, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q S माइनस V माइनस F, करेक्ट, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल अपन सेल। नाउ सी दिस, अब जरा इसको गौर करो। सो दिस इज चेंज इन Q S माइनस V माइनस F। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द डेल F, और आप जानते हैं कि डेल F तो होगा नहीं, डेल F इज गोइंग टू बी निल। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कह रहे हो कि फिक्स कॉस्ट वॉन्ट चेंज, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा ही नहीं, तो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। सो डेल F क्या होगा? निल होगा। तो अगर डेल F को हम निल करें, इसको हटाएं यहां से, इट विल बी लाइक Q S माइनस V डिवाइडेड बाय Q S माइनस V माइनस F डिवाइडेड बाय डेल Q अपन Q, होगा ना ऐसा?
So will be equal to what? DOL. It will be like this. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए s माइनस वी नीचे इसको ले आते हैं, q s माइनस वी माइनस f इसको ऊपर ले जाते हैं तो रिवर्स हो जाएगा q अपन डेल q. सिंपल मैथ्स है, आप जान रहे हो ना इसको. यहां डिवीजन में ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. सो q अपन डेल q हो जाएगा. So we have q s minus v multiplied to q divided by q s minus v minus f multiplied to del q. So this will be equal to what? So q s minus v divided by, it's del q ना, तब तो कैंसिल होगा ना, it's del q. q s minus v divided by q s minus v minus f, q s minus v minus f. ठीक है. नाउ सी दिस, ये जो आपका q s minus v जो है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन. ये क्या हो गया मेरा? कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड q s minus v minus f, दिस इज व्हाट? दिस इज आर EBIT हो जाएगा ना, EBIT, क्योंकि फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया. q s minus v इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड q s minus v minus f इज EBIT. सो व्हाट इज DOL? आप कहते हैं DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. DOL क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT होता है. सो दिस इज आर DOL. तो आप इसको परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कह दो, या आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT कह दो. बोथ आर द सेम थिंग. ओके, अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT जो आ रहा है ना, यही तो था आइडिया, है ना. सो दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर EBIT. इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन तो टेक्निकली हम देख रहे हैं ना, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है. यहां जो चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनेट आएगा. सेल्स और कंट्रीब्यूशन का जो चेंज होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा. बट जब हम कंट्रीब्यूशन एंड EBIT के चेंज को देखेंगे ना, तो यहां डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हमें दिखाई देगा. तो आप इसको सेल्स टू EBIT लो या कंट्रीब्यूशन टू EBIT लो, आर द सेम थिंग. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इन माई क्वेश्चन, सी हियर, इन आवर क्वेश्चन, सो अब यहां आ जाते हैं वापस. DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हियर? आप जानते हैं कंट्रीब्यूशन जो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. व्हाट इज योर सेल्स? तो आप कहते हैं 10 lakhs माइनस व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? 4 lakhs. सो कंट्रीब्यूशन इज 6 lakhs. तो 6 लाख का आपका क्या बन रहा है? कंट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज EBIT? EBIT is equal to contribution minus fixed cost. Now fixed cost is given, contribution you have calculated, contribution is 6 lakhs minus fixed cost is 3 lakhs. So इसका मतलब EBIT मेरा कितना हो गया? 3 लाख हो गया. So we have the contribution and we have the EBIT. अब जब हमारे पास contribution and EBIT है, so we can calculate what? DOL. So we simply say that DOL is equal to 6 lakhs divided by 3 lakhs. This will give us what? 2. So 2 times. DOL 2 times means what? है ना. So अगर हम इसको देखें कि क्या है इसका मतलब, तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा? आप कहते हैं if sales increases by 10%, then EBIT will increase by, बोलो कितना? 2 times. क्या बोलोगे? 20%. That is 2 times. सो अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज आया. ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज क्यों आया? तो दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट. तो मैजिक ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था. ये फिक्स्ड कॉस्ट का मैजिक है कि डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा और जिस रफ्तार से कंट्रीब्यूशन बढ़ा उसी स्केल पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है. फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, तो इसका इंपैक्ट EBIT पे आपको कई गुने से दिखाई देगा. ओके, बढ़ाने से अगर आपको फायदा दिख रहा है, तो अगर वो रिड्यूस होता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको इक्वली देखने को मिलेगा. वो हम बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है. सो दिस इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज. क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. ठीक है.
अब ये डेरिवेशन मैंने आपको बस बता दिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिमाग में रखना है, करेक्ट। अच्छा एक बार बताओ कि लाइकवाइज एडवर्स में क्या होगा, एडवर्स में क्या होगा, एडवर्स में क्या होगा, क्या सर लेक्चर का पीडीएफ शीट अवेलेबल होगा? तो यस बालक, ये जितने भी लेक्चर्स का पीडीएफ शीट है ना, ये आपको अवेलेबल होगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि लिखना, और तेजी से लिखो ना, क्योंकि आप एक बात तो पक्का है ना बालक कि बहुत धीमा नहीं पढ़ा सकता, मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, हालांकि ये भी आपको बहुत स्लो लगेगा, मुझे पता है, इस पे भी आप स्पीड बढ़ा के देख रहे होगे, बट ठीक है ये, है ना। सो क्या करना है कि मैं पीडीएफ तो दूंगा आपको, बट आप कोशिश करो कि आप नोट्स अपनी खुद की करो, है ना। सो लाइकवाइज, अच्छा बताओ, लाइकवाइज कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सेल इंक्रीज हुआ 10% से, तो ईबीआईटी इंक्रीज हुआ 20% से, 2 टाइम्स का मेरा ड्यूएल आया है, तो 2 टाइम्स का ड्यूएल अगर मेरा है तो ड्यूएल वी नो, तो अगर नेगेटिव में दिखाऊं तो क्या होगा, यानी कि इफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%, अब मुझे बताओ क्या होगा, ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 2 टाइम्स से ईबीआईटी आपका डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज ड्यूएल, तो आप क्या बोलोगे, देन ईबीआईटी will decrease by 20%, ईबीआईटी क्या होगा, 20% से डिक्रीज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, लेट्स सॉल्व द अनदर एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब एज्यूम करो कि लेट्स से देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, उसका डेटा गिवन है आपके पास, और डेटा कुछ इस तरह से, मान लो अब जो सेल्स है आपके पास दैट इज ऑफ ₹50 लाख, वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख का वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 50 लाख का सेल्स हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये ले लो 12 लाख का, 12 लाख का क्या हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, राइट। नाउ company expects that sales will increase by 15%, let's say, तो 15% से सेल इंक्रीज करेगा, और दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी, 15% से सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें 15% से सेल इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या दे दिया इन्होंने, हमने कहा सर परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे दिया, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ड्यूएल एंड डिटरमिन हाउ मच द कंपनीज EBIT will increase with 15% इंक्रीज इन सेल्स। अब अगर 15% का सेल इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में EBIT पे क्या चेंज आएगा, ये आपको कैलकुलेट करके देना है। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेल गिवन है 50 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 25 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 12 लाख का, कंपनी का सेल 15% से इंक्रीज करेगा, दैट इज गिवन। पहले तो DOL कैलकुलेट करके देना है हमें, और देन वी हैव टू सी कि अगर 15% से सेल इंक्रीज होता है तो इसका इंपैक्ट EBIT पे क्या होगा। तो यू विल हैव टू गिव द न्यू EBIT, क्योंकि EBIT बढ़ेगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन EBIT and then we will be adding change in EBIT to the EBIT and ultimately we will get what, the new EBIT। वो आपको कैलकुलेट करके देने को बोल रहा है कि EBIT पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आई होप आपने कर दिया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द DOL, है ना। तो DOL कैलकुलेट करके देना है ना हमें, एंड वी नो दैट DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन EBIT। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन हियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या देता है? कंट्रीब्यूशन देता है। व्हाट इज सेल हियर? सेल इज 50 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 25 lakhs, सो कंट्रीब्यूशन इज 25 lakhs। तो 25 लाख का क्या आ गया मेरे पास? कंट्रीब्यूशन आ गया। नाउ व्हाट इज EBIT? वी नो दैट EBIT इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, so that is equal to 25 lakhs minus कितना? 12 lakhs।
तो 25 lakhs minus 12 lakhs is equal to what? 13 lakhs. तो 13 lakhs का क्या आ गया मुझे? 13 lakhs का आ गया हमारे पास EBIT. So now we can find the DOL. So DOL is equal to contribution is 25 lakhs and EBIT is 13 lakhs is equal to 1 13 nines are 19 2 1.92 अप्रॉक्स. तो ये कितना आ गया हमारा DOL? 1.92 अप्रॉक्स. ठीक है. So this is our DOL 1.92. So we have the DOL, we have the degree of operating leverage, that is 1.92. Now the question is asking, the second part of the question is कि 15% अगर सेल हुआ, इंक्रीज हुआ सेल में, तो EBIT पे क्या इंपैक्ट होगा? तो आप क्या कहते हो? 15% इंक्रीज इन सेल. इसका हमें क्या देखना है? इंपैक्ट ऑन EBIT. That is what we have to calculate now. Now tell me one thing. What is DOL? तो आप कहते हैं percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So why you are using this formula now? The idea is very simple, because we have the sales, percentage change in sale we are given, that is 15%, and we have calculated DOL. DOL is 1.92. So अगर हम इसको rewrite करें equation को, so it will be like DOL multiplied to percentage change in sales is equal to percentage change in EBIT. Now from this equation we will be able to calculate what? Percentage change in EBIT. यहां तक पहुंच जाएंगे. Now see this, what is the DOL? So DOL is your 1.92 multiplied to percentage change in sale, that is 15%, 0.15 is equal to percentage change in EBIT. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो it will give you, calculator देखना. Okay, now see this, 1.92 multiplied to 0.15, this gives you 0.288. So percentage change in EBIT is 28.8%. So this is your percentage change in EBIT. So अगर 15% का सेल में इंक्रीज होता है तो EBIT में 28.8% से इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा. एंड दैट इज ऑब्वियस ना, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज तो हम इसी को कह रहे थे. नाउ अगर इतने से आपका EBIT क्या होगा? इंक्रीज होगा. So EBIT is going to increase by 28.8% when sale increases by 15%. That is simple interpretation, correct? So increase in EBIT, right? So what was the initial EBIT? So EBIT was 13 lakhs, correct? तो आप कहते हो 13 lakhs का मेरा EBIT है, इसका 28.8% बढ़ा है. सो इंक्रीज इन EBIT हो गया 13 lakhs. सो दिस गोज टू 374400, यानी कि 3,74,400. इतने से आपका EBIT क्या होगा? बढ़ जाएगा. सो व्हाट विल बी योर न्यू EBIT? सो न्यू EBIT इज इक्वल टू 13 lakhs प्लस 3,74,400 is equal to, so 3,74,400 plus 13 lakhs, तो 3 plus 3 6 हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? 16,74,400 is our new EBIT and this is our answer. So हमें क्या करना है? whenever देखो लीवरेज में ना आपको प्राइमरली एग्जामिनेशन में आप कितने तेजी से कनेक्ट कर पाते हो ना डिफरेंट लीवरेज को, डिफरेंट फॉर्मूला को, दैट इज द की. This is the easiest chapter of your syllabus. और यहीं से हमने शुरू किया because we had to do the section 2, right? And the concept of leverage we will be using in capital structure and other chapters. तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको कह रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से फॉर्मूला को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छी है. हमारा फोकस उसी पे और उसी पे रहेगा, राइट? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. Let's move it, right? So this is your operating leverage, correct? आगे बढ़ते हैं. Now we have to see break-even analysis and operating leverage.
अब इन दोनों का क्या संबंध है भाई, है ना? सो व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑपरेटिंग लीवरेज, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है, करेक्ट? सो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे डिटरमिन करते हैं? अब इसको सिंपली देखना चाहें तो मान लो वी आर शोइंग द रेवेन्यू एंड कॉस्ट in rupees here on y axis, output in units here in on x axis, correct? तो ये मेरा क्या हो गया, this is my sales revenue, this is my sales revenue, it is increasing with increasing number of output, sales revenue is increasing, and this is my fixed cost. ये क्या हो गया मेरा fixed cost, किसी भी प्रोडक्शन पे आपका इतना कॉस्ट तो आएगा ही, करेक्ट? And from here it goes like this is our total cost, this is our total cost. तो ये वाला जो पोर्शन बनता है ना, ये वाला पोर्शन फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच वाला पोर्शन, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज टेक्निकली दैट पॉइंट at which there is no profit, no loss. Means your total cost will be equal to your total revenue. तो मुझे बताओ इस ग्राफ में कौन सा पॉइंट है जिसपे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जा रहा है? नाउ दिस इज आवर रेवेन्यू. सो अब इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, दिस पॉइंट, तो हियर वी कैन सी दैट एट दिस पॉइंट द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. यहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का लाइन यहां क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू की क्या है, बराबर है. अब ये पॉइंट हम कितने यूनिट पे अचीव कर पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिंपली एक लाइन ड्रॉ किया यहां, और यहां जो नंबर ऑफ यूनिट्स होगा दैट विल बी आर बीईपी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूनिट्स. ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा. सो अगर मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा. सो ये नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है, जहां ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना आपका लॉस हो रहा है. जब आप इस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर परफॉर्म करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे परफॉर्म करते हो तो आप लॉस में रहोगे. दैट इज द बेसिक आइडिया. सो दैट व्हाट द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट? सो अब हमें ओएल के साथ रिलेशनशिप को समझना है ना. So let's say that this is our break even point and we have the operating leverage. Okay, let's talk about the break even point first. So what is break even point? हम कहते हैं ये वो सिचुएशन होता है where there is no profit no loss. No profit no loss का सिचुएशन होता है, यानी कि it simply means that profit at this level is going to be zero. Profit क्या होगा, जीरो होगा. Profit जीरो कब होगा, ये तब हो सकता है when the sales revenue is equal to total cost. Sales revenue हमारा क्या होगा, total cost के बराबर हो जाए. Okay, total cost का मतलब क्या हुआ, फटाफट दिमाग चलाते चलो. total cost का मतलब क्या हुआ, तो बिल्कुल सही कहा आपने. क्या बोलोगे सर, total cost का मतलब हुआ fixed cost and the variable cost. total cost का क्या मतलब हो गया मेरा, total cost का मतलब हो गया fixed cost and the variable cost. so इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो वो सेल्स रेवेन्यू के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, राइट? चलो सोचो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. लेट्स से वी हैव सेल्स, ठीक है. अब हम क्या कहते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बीसी में लिख देता हूं शॉर्ट में. तो हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, देन वी गेट व्हाट, कंट्रीब्यूशन. क्या मिला हमें, कंट्रीब्यूशन मिला. सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट को लेस किया, देन वी गेट आर EBIT. सो दिस इज आर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, करेक्ट? अब मान लो, एज्यूम करो कि लेट्स से माय कंट्रीब्यूशन इज 100 एंड माय फिक्स्ड कॉस्ट इज 100. इन दैट केस EBIT इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज द सिचुएशन व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन. बिकॉज आप या इस बिल्कुल सिंपल तरीके से दिमाग में रखना, ब्रेक इवन वो पॉइंट होगा जहां कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन मस्ट बी एबल टू कवर द फिक्स कॉस्ट. मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है. जब हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंच रहे होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हुए पहुंच रहे होते हैं. और ऐसे सिचुएशन में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए,
इसका मतलब हमने फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है, यानी कि मेरा टोटल कॉस्ट कवर करते हुए मेरा ईबीआईटी क्या हो गया, 0 हो गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक इवन। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूं, लेट्स से जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, लेट्स से दैट इज 105 and my fixed cost is 100, so now you can see that you are getting a lead of 5 rupees. so ये 5 का आपका क्या हो गया, पॉजिटिव है, आप ये आपका प्रॉफिट होगा। and let's say your contribution is 95 and your fixed cost is 100, इसका मतलब you are not able to cover your fixed cost, so in that case your profit will be negative profit, यानी कि loss. so if you are not able to cover your fixed cost here in this case, then that will be loss. और अगर आप उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब that will be what, profit. so this situation is your BEP, this is your BEP situation. in this you are earning what, profit, in this you are earning what, loss. तो आप ग्राफ को देखो, बड़ा सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब ये मेरा बीईपी का पॉइंट है, इस बीईपी पॉइंट पे क्या होने जा रहा है कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो मेरे दोनों कॉस्ट को कवर कर देगा और कवर करते हुए प्रॉफिट को नील कर देगा। अगर मैं इससे ऊपर परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और अगर मैं इससे नीचे परफॉर्म कर रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस बुक होगा आपकी तरफ से। दिस इज व्हाट द बीईपी इज। बीईपी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको दिमाग में रखना। हाँ राइट। और इधर मैंने ओएल के लिए जगह छोड़ रखा है, तो आप भी ओएल के लिए जगह छोड़ के रखना। मैं इसी में वर्टिकली कंटिन्यू करूंगा, नीचे जाऊंगा। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी आती है हमेशा। कि सर रुक जाओ ना, पहले आप फॉर्मूला तो बता दो हमारे को। अरे आप बीईपी का फॉर्मूला तो बता दो, आप तो सीधा एग्जाम्पल पे चले गए। तो हम कहते कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ही फॉर्मूला आ जाएगा, जरा ध्यान दो। व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेट्स से द सेल्स वॉल्यूम जो है आपका वो मान लो 100 यूनिट्स है। सिंपल सिंपल नंबर्स लगते हैं। कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो आपका लेट से वो ₹2 है, 2 रुपए का एक यूनिट आप बेच रहे हो। आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसको कर दो आप ₹1, 50% कर दो, 1 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका 50 रुपए का है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने का है? 50 रुपए का है। Now we have to calculate, find break even points। किसमें? यूनिट्स में। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम रुपीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इन यूनिट्स, तो रुपीज में कैलकुलेट करने में से कुछ है नहीं, है ना। सो यूनिट्स में इसको हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सी दिस केयरफुली। हमें नहीं पता कि भाई क्या फॉर्मूला होता है, हम तो बस इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सेल्स वॉल्यूम गिवन है 100 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है ₹2 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है ₹1, फिक्स कॉस्ट गिवन है 50। सो हम जानते हैं कि बीईपी वो होता है, बीईपी हमारा वो पॉइंट होता है, इतने यूनिट्स की हम बात करेंगे कि इतना यूनिट्स हमारा आउटपुट हो जिस पे मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल टू हो जाए टोटल कॉस्ट के। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाए? टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो उस यूनिट को हम क्या कह देंगे? वो हमारा बीईपी यूनिट्स हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तो इफ यू सी दिस, कैन वी फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हियर? आप कहते हैं सर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, एक यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप ऐसा कर दो then you will get the contribution per unit। इसी को हमने S minus V कहा था। So what is selling price per unit? That is ₹2 and what is the variable cost per unit? That is ₹1। So our contribution per unit is going to be ₹1। तो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमें पर यूनिट आएगा। ठीक है, अब देखो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया मुझे। अब मैं फिर आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, हालांकि ऊपर बना हुआ है, हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम यहां भी देख सकते हैं। नाउ सी दिस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिला मुझे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा मुझे? ईबीआईटी। सो वी हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज हियर 50। तो यानी कि यहां मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 50 है।
फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 50 है, और कंट्रीब्यूशन हमने ये कहा था कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना हो जो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर कर दे। तो फिक्स कॉस्ट कितना है ₹50 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे पता है, एक यूनिट का 1 रुपया है। तो मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मेरा बीईपी कितना होगा? तो आप कहते हो सर बीईपी वो होता है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, सिंपल शब्दों में समझने के लिए। तो कितना यूनिट होगा? एक्स नंबर ऑफ यूनिट होगा। इस एक्स नंबर ऑफ यूनिट को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू 50 होना चाहिए। हमने कहा x इंटू 1 इज इक्वल टू 50 होना चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। सो आंसर इज व्हाट? 50 यूनिट्स। सो 50 यूनिट्स इज गोइंग टू बी माय बीईपी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है, मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करना है। और अगर 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ रहा है मुझे पर यूनिट, तो मैंने कहा x नंबर ऑफ यूनिट इज माय बीईपी, तो x मल्टीप्लाइड टू 1 शुड बी इक्वल टू 50, और हेंस x इज इक्वल टू 50, so BEP should be 50 units. Now what will be the formula here? अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो जरा देखो, x is BEP units multiplied to 1 is equal to ₹50. So x is equal to 50 divided by 1. Now what is 50 here? This is my fixed cost. And what is 1 here? It is contribution per unit. So we simply say that here that the BEP units is equal to BEP units is equal to ₹50 divided by ₹1. So that is equal to 50 units. 50 units. This is my BEP. So we are done with the answer and we are done with the formula. कैसे फॉर्मूला आएगा? हमने कहा सर सिंपल है ना फॉर्मूला, क्या करना है? जो टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारा, उसे हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना है। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया, हमें जो आंसर आएगा वो आंसर यूनिट्स में होगा, और वही यूनिट्स हमें क्या बता देगा? बेसिकली हमारा बीईपी यूनिट्स होगा। जरा इसको चेक करो, ठीक है? देखो 50 यूनिट्स विल कवर टोटल कॉस्ट, ये होगा ना? 50 यूनिट क्या करेगा? टोटल कॉस्ट को कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये 50 यूनिट्स को हम क्या बता रहे हैं? बीईपी बता रहे हैं। ये 50 यूनिट्स क्या करेगा? टोटल कॉस्ट को कवर करेगा, करेगा ना? तो बताओ मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? आप जानते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के हिसाब से वैरी करता है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने का था? 1 रुपए का था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपए का था। और अब मेरे पास यूनिट कितने हैं? 50 यूनिट्स हैं। तो हमने क्या कहा? 50 मल्टीप्लाइड टू ₹1। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया मेरा? ₹50। नाउ टेल मी व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? सो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन इज ₹50. सो व्हाट विल बी माय टोटल कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट विल बी 50 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹100. ठीक है? नाउ सी दिस, व्हाट इज द बीईपी यूनिट्स? 50 यूनिट्स. एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सो व्हेन वी कैलकुलेट द रेवेन्यू is equal to BEP units multiplied to selling price per unit. Selling price per unit कितने का है? 50 units multiplied to ₹2 is equal to 100. देखो total revenue is equal to total cost. हो गया ना? Total revenue is equal to total cost. So what is our formula? Formula is fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost divided by contribution per unit gives us what? BEP. Break even point. हम क्या बोलेंगे यहां? बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ फिक्स बीईपी यूनिट्स का। ठीक है? दिस इज योर बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कौन पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बीईपी के ऊपर रहे तो प्रॉफिट होगा, बीईपी के नीचे गए तो लॉस होगा। नाउ वी हैव टू रिलेट इट विद द लीवरेज, है ना? आइडिया तो यही है, ऑपरेटिंग लीवरेज से हमें इसे क्या करना है? रिलेट करना है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म, ओएल। व्हाट इज ओएल? टेल मी। आपने क्या कहा कि सर ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, एज सिंपल एज इट इज। कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां बड़ी सिंपल सी बात क्या है? इस बड़ा सिंपल सा रिलेशन हमें देखने को मिलेगा कि अगर मेरा ओएल हायर है, सो हायर ओएल
एम्प्लीफाइज, ऑपरेटिंग लीवरेज अगर हाई है तो इट विल एम्प्लीफाई बोथ पोटेंशियल प्रॉफिट एज वेल एज द रिस्क, दोनों साइड इंपैक्ट जा सकता है, वी नो दैट, एम्प्लीफाइज पोटेंशियल प्रॉफिट एज वेल एज, या एंड कर दो सीधा, एंड रिस्क्स एज, ऐसा क्यों था, एज फिक्स्ड कॉस्ट remains same regardless of sales volume, regardless of sales volume, यही है ना हमारा ओएल। एक नई चीज नहीं है, पहले ही पढ़ा हुआ है आपने, अभी ओएल को जब आपने पढ़ा था तभी आपने इस बात को देखा था कि अगर ओएल ज्यादा है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो भी ज्यादा है, पोटेंशियल रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए हो रहा था क्योंकि ये एम्प्लीफिकेशन कहां से आ रहा है, तो हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फिक्स्ड कॉस्ट से आ रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। सो अगर हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहें तो हमें दो सिचुएशंस देखने चाहिए, बिफोर बीईपी एंड आफ्टर बीईपी। बिफोर बीईपी एंड आफ्टर बीईपी हमें देखना होगा। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ओएल एंड बीईपी। ठीक है, आ जाओ, हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बीईपी एंड ओएल। सो बीईपी में कितने सिचुएशन हमारे क्रिएट होते हैं, दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। एक होता है बिफोर बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम पहले हैं, बिलो हैं, और एक होता है आफ्टर बीईपी, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हैं, एवब लिख दो या आफ्टर लिख दो, इट्स द सेम थिंग। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं कि वी आर बिलो बीईपी और वी आर अबव बीईपी। अगर हम बिलो बीईपी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंपनी इनकर, बताओ लॉस या प्रॉफिट, कंपनी इनकर लॉस या प्रॉफिट, तो आप क्या बोलोगे, कंपनी इनकर लॉसेस। सो इफ वी आर बिलो बीईपी, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है। बिलो बीईपी का मतलब है लॉस बुक कर रही है, क्योंकि ग्राफ को गौर से देखो आप, यहां से आपका ये सेल्स वाला लाइन जा रहा है ना, तो अब ये क्या है, ये कॉस्ट से लोअर लेवल पे है। नाउ सी दिस इज योर टोटल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट एंड दिस इज योर सेल। इस पॉइंट तक आने से पहले तक आपका कॉस्ट आपके सेल से ज्यादा है, और जब आपका कॉस्ट आपके सेल से ज्यादा होगा तो आप लॉस बुक कर रहे हैं, यानी कि ये वो एरिया है जिसमें कंपनी लॉस बुक कर रही है। जब हम बीईपी से आगे बढ़ते हैं तो वी सी दैट आवर सेल्स रेवेन्यू इज एट हायर पोजीशन देन आवर टोटल कॉस्ट। तो जब सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ये वाला जो एरिया है, हियर वी आर बुकिंग प्रॉफिट, इधर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो देयर आर टू सिनेरियो, बिफोर बीईपी, आफ्टर बीईपी, और इसी को हम यहां क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। नाउ सी दिस, इफ इट इज बिफोर बीईपी, इट मींस द कंपनी विल इनकर लॉस, एंड हियर द ऑपरेटिंग लीवरेज इज व्हाट, आप कहते हो ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई, ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई। तो हम कहते हैं सर क्या हो अगर सेल बढ़े, वी आर बिलो बीईपी, लेकिन अगर सेल बढ़े तो क्या हो, हम कहते हैं सेल बढ़ने से आपको फायदा जरूर मिलेगा, आपका लॉस कम होगा, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो आप तब होगे जब आप बीईपी क्रॉस कर जाओगे। सो इफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ बिफोर बीईपी एंड यू आर इंक्रीजिंग योर सेल, स्टिल द कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। बात समझ में आ रही है? ये सब आपको एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में जरूरत होती है व्हाइल राइटिंग आंसर्स। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि when the company is operating before BEP or below BEP, in that case company is booking loss, number one. Number two, here operating leverage is high. Even if company increases the sale, it will be able to reduce the loss, but still this company is not going to be profitable because it is below BEP. So आप क्या कहते हैं, small increase in sale can reduce loss, but company still not profitable. Company is still not profitable. Company अभी भी profitable नहीं है. But if you're after BEP, इसका मतलब क्या हुआ? After BEP का मतलब क्या हुआ कि profit increases. इधर आपका high profit है. Profit आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है.
हाई प्रॉफिट, आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं यहां, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। नाउ हियर ओएल इज लो, ओएल क्या होगा, लो होगा, ओएल डिक्रीजेस, ऑपरेटिंग लीवरेज विल डिक्रीज। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई ऑपरेटिंग लीवरेज विल डिक्रीज। तो आप क्या कहते हो कि सर दिस इज द ग्राफ, दिस इज माय फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज माय टोटल कॉस्ट, दिस इज माय सेल। ओके, क्या हो रहा है कि जब मैं बीईपी से पहले की बात करता हूं, जब मैं बीईपी से पहले की बात करता हूं, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट माय रेवेन्यू इज लेस देन माय टोटल कॉस्ट, यानी कि माय रेवेन्यू इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कवर माय टोटल कॉस्ट, so it means operating leverage is high, so there is huge amount of cost और हम अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई। हमने क्या कहा, ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई। फिर हम कहते हैं कि अगर हम अपने सेल को बढ़ाते भी हैं, still we are not going to be profitable because with that increased sale we will be able to reduce the margin between cost and revenue, but हम पूरी तरह से इसको नहीं भर पाएंगे। बीईपी पे जब हम आते हैं तो मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाता है। जब मैं इसके ऊपर जाता हूं तो व्हाट विल हैपन, जरा गौर करो आप, जब आप इसके ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब योर टोटल कॉस्ट इज ऑलरेडी कवर्ड, एंड दैट इज व्हाई यू से दैट बीईपी पॉइंट के बाद का जो एरिया है, हियर वी आर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा, व्हेन द सेल एक्सीड्स द कॉस्ट। जब रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड करेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, यानी कि यहां से ऊपर जाने का मतलब है वी आर अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज वी हैव कवर्ड, वी आर अबव द टोटल कॉस्ट। यानी कि अगर मैं टोटल कॉस्ट से ऊपर हूं और मेरा टोटल कॉस्ट कवर हो चुका है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, हाई लो। आप क्या बोलोगे, लो होगा, क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है बीईपी पे। तो बीईपी से जब हम आगे जा रहे हैं, इन दैट केस ऑपरेटिंग लीवरेज इज गोइंग टू बी व्हाट, लो, राइट। क्यों लो होगा, आप रीजन लिख दो यहां। क्या रीजन लिखोगे, it will decrease. Why it will decrease? Because as fixed costs are already covered. As fixed costs are already covered. Right? So this is what you have to keep in mind. आगे भी हमें इसको यूज करेंगे हम, बट फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन fixed cost, leverage, BEP and operating leverage। देखो दो टेबल बनाओ, एक में ले लो लीवरेज एंड बीईपी, दूसरे में ले लो फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओएल। बोलोगे सर इसमें क्या है, तो बड़ा आसान है। बताओ, अगर लीवरेज हाई होगा तो बीईपी क्या होगा। तो हम कहते हैं सर देखो, लीवरेज हाई का मतलब है मेरा टोटल कॉस्ट हाई होगा, होगा या नहीं होगा। टोटल कॉस्ट हाई होने का मतलब है ज्यादा रेवेन्यू चाहिए उसको कंपनसेट करने के लिए, चाहिए ना। तो मेरा बीईपी क्या होगा, नीचे आएगा, ऊपर भागेगा ग्राफ में, तो क्या बोलेंगे हम, सर ऊपर भागेगा, मतलब बीईपी इज गोइंग टू बी हाई। और अगर लीवरेज लो हुआ तो बीईपी इज ऑल्सो गोइंग टू बी लो। फिक्स कॉस्ट की बात करो तो हम कहते हैं सर ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, फिक्स कॉस्ट अगर हाई है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, हाई होगा। लेक्चर 1 याद करो आप। और फिक्स कॉस्ट अगर लो है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज भी क्या होगा, लो होगा। सो दिस इज योर बेसिकली बीईपी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। बात आ गई समझ में, चलते हैं नेक्स्ट पे, राइट। नाउ वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड द ऑपरेटिंग लीवरेज। सो एमओएस एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, आगे बढ़े और हेडिंग करो एमओएस। एमओएस स्टैंड्स फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो है नहीं, इन दोनों के रिलेशन को हम देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, फटाफट रिलेशनशिप को समझो और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम सेम ग्राफ यूज कर लेते हैं जो अभी हमने बीईपी के लिए किया था। सेम ग्राफ पे आपको एमओएस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद डिफाइन करना है इसको ना, डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हो गया है, इसका नाम से भी पता चल रहा है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब आपके सेफ्टी का कितना मार्जिन है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपकी सेफ्टी का कितना मार्जिन। हम किस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दो इस बात को। ये था हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू था ना, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज, और इधर हमने एक्स एक्सिस पे रखा था आउटपुट को यूनिट्स में। वी हैड अ फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दिस इज आवर सेल्स रेवेन्यू, ये क्या था हमारा सेल्स रेवेन्यू, करेक्ट। यहां से हमारा वेरिएबल कॉस्ट चला, तो फिक्स प्लस वेरिएबल क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। सो दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। व्हाट वी सेड कि सर ये वाला जो है ना, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज आवर बीईपी, ये हमारा क्या है, बीईपी। सो अब जरा सोचो, अगर इस पॉइंट के सेल को हम कंसीडर करें, इस पॉइंट के अगर सेल को हम कंसीडर करें, सो दिस विल बी आवर बीईपी सेल, ये हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल होगा। ब्रेक बीईपी सेल का मतलब क्या हुआ कि दैट अमाउंट ऑफ सेल एट विच माय रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, बहुत सही बात है। अब मान लो जो मेरा प्रोजेक्टेड सेल है या जो मेरा एक्चुअल सेल है, प्रोजेक्टेड बोल दो एक्चुअल बोल दो, दैट इज दिस। सो दिस इज माय एक्चुअल सेल, this is my actual sale, so this is my actual sale or this is my projected sale. So what margin of safety do we have? जरा सोचो, कब हम अनसेफ होते हैं, ऐसे सोचो आप, अनसेफ कब होते हैं। अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट को पढ़ा था, और ब्रेक इवन पॉइंट में हमने कहा था कि ये हमारा पॉइंट जो है ना, ये हमारा पॉइंट है एकदम एलओसी, यही है एलओसी, इधर पाकिस्तान उधर इंडिया है ना, ये इधर वाला पाकिस्तान हो जाएगा, इधर वाला इंडिया हो जाएगा, वी नो दैट। हमने कहा था कि सर ये जो पॉइंट है हमारा बीईपी, अगर बीईपी से हम नीचे जाते हैं तो फिर हम नेगेटिव में गए, ऊपर जाते हैं फिर हम पॉजिटिव में गए, दैट वाज द आइडिया, राइट। सो व्हाट इज आवर सेफ पॉइंट, तो आप कहते हो सर बीईपी से नीचे नहीं जाना, बीईपी वो सिचुएशन है जहां मेरा प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, सो इसके नीचे नहीं जाना। तो अगर मेरा सेल ड्रॉप होता है तो वो मैक्सिमम कितने से होना चाहिए, तो आप कहते हो सर उतना ही होना चाहिए जितने से हम कहां पहुंच जाएं, बीईपी पे पहुंच जाएं, इसके नीचे ना जाएं, क्योंकि अगर इसके नीचे गए तो सेफ्टी खत्म, और इसी को आप कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस इन शॉर्ट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली दैट हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग लॉस, कितना सेल गिर सकता है बिफोर कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग लॉस। दूसरे शब्दों में, कितना सेल गिर सकता है बिफोर कंपनी रीचेज इट्स बीईपी, वो अपने बीईपी तक पहुंचे, कितना सेल गिर सकता है, कितना आप झेल सकते हो अप डाउन, है ना। तो आप कहते हैं सर बीईपी तक मैक्सिमम है, तो एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का जो ये गैप है ना, this gap is your margin of safety, this is your margin of safety. So what you say, you simply say that how much sales can drop before company reaches, how much sales drop before company reaches its BEP, that is the basic idea. कंपनी बीईपी तक रीच कर पहुंच जा रहा है तो कितना सेल ड्रॉप हो सकता है, हाउ मच सेल कैन ड्रॉप बिफोर कंपनी रीचेज द बीईपी। सो ये जो हाउ मच सेल है ना, बेसिकली ये आपका ये वाला एरिया है जिसको आप क्या कह रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, कि कितना सेल ड्रॉप हो सकता है, परसेंटेज में अगर निकालना हो तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये मेरा एक्चुअल सेल है, ये मेरा बीईपी सेल है, और अगर परसेंटेज डिक्रीज हम निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज में क्या हो जाएगा बताओ, जो एक्चुअल सेल है मेरा, जो मेरा एक्चुअल सेल है, इसमें से हम क्या करेंगे, बीईपी सेल को माइनस करेंगे, तो ये मेरा डेल्टा आ गया। अब परसेंट में लेना है तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय, नीचे किसको रख लेंगे, जो मेरा एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल को नीचे रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में हमें आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज में चाहिए ना, सो वी कैन सिंपली माइनस, अदरवाइज इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल।
बट अगर एमओएस को हमें कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज, तो हम कहते हैं एमओएस इज इक्वल टू जो मेरा एक्चुअल सेल है उसमें से हम क्या करेंगे, बीईपी सेल को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल को एक्चुअल सेल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल गिव अस व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यहां पे क्या दे देगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा. एज सिंपल एज इट इज. क्लियर है? दिस विल गिव अस व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्या बोलोगे, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाइड टू 100. करेक्ट? देखो अब इंटरप्रिटेशन देखो क्या होना चाहिए, क्या होगा आप खुद सोचो. अगर इफ एमओएस इज हाई, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल सेल ज्यादा है, बीईपी के बहुत दूर है. सो इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाई, तो इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में रिस्क क्या है, रिस्क इज लो. हम किस रिस्क की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं. सो इफ एमओएस इज हाई, इसका मतलब बिजनेस रिस्क लो है. आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अगर एमओएस हाई है, इसका मतलब हम ऊपर जा रहे हैं ना, इधर ऊपर जा रहे हैं. और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो आप याद करो कि जब हम पॉजिटिव साइड में थे तो क्या हो रहा था, आफ्टर बीईपी, आफ्टर बीईपी मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था, लो था. आफ्टर बीईपी में मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज लो था, रिस्क क्या हो रहा था, कम हो रहा था. क्यों? रीजन हमने बताया था, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज ऑलरेडी कवर्ड. टोटल कॉस्ट तो बीईपी पे कवर हो चुका है एंड वी आर मूविंग बियॉन्ड बीईपी. सो बिजनेस रिस्क इज लो. एमओएस के हाई होने का मतलब है कि मेरा बिजनेस रिस्क क्या होगा, लो होगा. और अगर बिजनेस रिस्क लो है तो जाहिर सी बात है यहां प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट इज हाई. अब टेल मी वन थिंग, योर बिजनेस रिस्क इज लो मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा आर ओएल इज लो. हो गया ना? अब मुझे एक बात बताओ आप, एमओएस जब हाई है तो रिस्क लो है, एमओएस हाई है रिस्क लो है. एमओएस लो होगा रिस्क हाई हो जाएगा, एमओएस हाई होगा रिस्क लो है. कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स रिलेशन है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन है. और रिस्क का और ओएल का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर रिस्क लो है तो ओएल भी लो होगा, अगर रिस्क हाई है तो ओएल भी हाई होगा. यही है ना? इसका मतलब क्या हुआ, एमओएस और ओएल में कैसा रिलेशन होगा, ठीक वैसे ही रिलेशन होगा जैसे एमओएस और रिस्क में रिलेशन है, यानी कि एमओएस इज इक्वल टू 1 बाय डीओएल. इनवर्स रिलेशन होगा. सो एमओएस इज इक्वल टू 1 अपॉन डीओएल. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमओएस एंड डीओएल. एमओएस इज इक्वल टू 1 अपॉन डीओएल. बात आई समझ में? अब कहते हैं हाँ सर बहुत सिंपल है, एमओएस हाई है तो रिस्क लो है, एमओएस हाई है रिस्क लो है, इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन है तो एमओएस इज इक्वल टू 1 अपॉन डीओएल, डीओएल इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस. इट्स द सेम थिंग, राइट? क्या वेरीफाई कर सकते हैं, क्या करें चेक? चलो इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं. देखो व्हाट इज एमओएस, आपके पास तो फॉर्मूला है ना. एमओएस आपने कहा सर एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाइड टू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एमओएस. अब एक काम करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस इक्वेशन को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो बाय पीवी रेशियो. ना आपको याद होगा पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स. ठीक है, मैं भी लिखवा दूंगा. तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से, तो क्या फर्क पड़ता है सर, दोनों कटपेट हो जाएगा, खत्म है मामला, कोई इससे इंपैक्ट तो होता नहीं है इक्वेशन पे. सो क्या हो गया मेरे पास, देखो एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाइड टू पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. आगे बढ़ो, पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल सेल को मैं सेल लिख देता हूं, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस
बीईपी सेल इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा ना, ऊपर वाला दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, सेल इंटू पीवी रेशियो, सेल इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो रफ ले रहा हूं मैं एक, अब बाद में लिखना। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स। अब देखो सेल इंटू पीवी रेशियो, सेल इंटू कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स, क्या हुआ, सेल सेल कैंसिल, क्या बच गया, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। लाइकवाइज ऊपर देखना, सेल इंटू पीवी रेशियो, तो यहां भी क्या बच गया, कंट्रीब्यूशन बच गया ना, कंट्रीब्यूशन। तो ये भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी क्या है मेरा, कंट्रीब्यूशन है। वी सिंपली से दैट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन माइनस बीईपी सेल मल्टीप्लाइड टू पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन होगा ना, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस, अब देखो बीईपी सेल मल्टीप्लाइड टू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपन सेल होता है ना। अब हम कहते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करें, बीईपी सेल है और इधर सेल है, सेम तो है नहीं दोनों। सो बीईपी सेल है और इधर सेल है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। क्या था बीईपी सेल, बीईपी सेल वो सेल था जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस था, नो प्रॉफिट नो लॉस, याद है आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि आपने कहा था सर सेल्स है हमारे पास, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट है, पीबीआईटी आ गया। आपने कहा था कि सर बीईपी में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट के। बीईपी वो होगा जहां मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। सो बीईपी सेल की अगर बात करेंगे तो बीईपी सेल पे क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बीईपी सेल विद द पीवी रेशियो, दैट गिव्स अस व्हाट, फिक्स कॉस्ट। ये किसके बराबर हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। आपने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन माइनस इधर क्या आ गया मेरा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब बताओ इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब आप याद करो, दिस इज योर एमओएस एंड व्हाट इज डीओएल, डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। तो कैसा रिलेशन हुआ, कैसा रिलेशन हुआ दोनों में, आप कहते हैं सर क्लियर कट है, इनवर्स रिलेशन है, हेंस प्रूव्ड, है ना। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, हेंस प्रूव्ड। ये रिलेशन कैसा है, ये इनवर्स रिलेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो दिस इज योर एमओएस एंड बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, व्हेन माय कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली कवर्स माय फिक्स कॉस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द एमओएस, एमओएस कहते हैं कि मैक्सिमम कितना सेल गिर सकता है बीईपी तक पहुंचने के लिए, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, राइट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एमओएस इज इक्वल टू 1 upon DOL, DOL is equal to 1 upon MS, where DOL is contribution upon EBIT, whereas MOS is EBIT upon contribution. इनवर्स रिलेशन है तो सिर्फ हमारा इक्वेशन पलट जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, दैट विल हैपन, जो आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ जाओ रिलेशन को कंक्लूड करो। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कमेंट में आपको ये बहुत जरूरत होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कमेंट करते हो। सो बिजनेस रिस्क हमारे पास है, हमारे पास एमओएस है और हमारे पास ड्यूएल। देखो जब बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, सॉरी जब एमओएस बढ़ेगा, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा तो बिजनेस रिस्क क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है, बीईपी से आगे जा रहे हैं तो बिजनेस रिस्क क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या बोलोगे, फॉल्स। और जब बिजनेस रिस्क फॉल करता है तो ड्यूएल भी क्या करेगा, फॉल करेगा। लेकिन जब एमओएस फॉल्स करता है, एमओएस फॉल्स, एमओएस गिर रहा है तो हम बीईपी के नजदीक आ रहे हैं, तो बीईपी के जितना नजदीक आ रहे हैं टेंशन क्या हो रहा, बढ़ेगा, यानी कि रिस्क क्या होगा, राइजेस। और जब रिस्क बढ़ा तो ड्यूएल भी क्या होगा, राइजेस। ये है सिंपल रिलेशनशिप, है ना। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक
नोट सेक्शन बना के ना फॉर्मूला लिख लो, ताकि एक बार देख लोगे तो हमेशा याद रहेगा, राइट। क्या क्या कहा था हमने? नंबर 1 सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। नंबर 2 पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन सेल्स। पीवी रेशियो में आपको पढ़ाऊंगा जब आप रेशियो पढ़ोगे। बीपी सेल्स मल्टीप्लाइड टू पीवी रेशियो, क्या कहा हमने इसको? फिक्स्ड कॉस्ट, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या हो गया मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। दिस इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ो। नोट, ठीक है। नंबर 1 देखो, व्हेन ड्यूअल इज मोर देन 1, जब ड्यूअल एक से ज्यादा होगा ना, देन ओएल एग्जिस्ट, तब ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। याद रखना, जब ड्यूअल एक से ज्यादा होगा ना, तब ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। अगर सर ड्यूअल एक है तो क्या ऑपरेटिंग लीवरेज होगा? हम कहते हैं कैसे होगा? ड्यूअल एक का मतलब क्या हुआ? ड्यूअल एक का मतलब हुआ कि मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा है। सो हमने कहा था कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी इज ड्यूअल। सो अगर कंट्रीब्यूशन 100 है, ईबीआईटी भी 100 है, तो फिर ड्यूअल 1 होगा। यानी कि ये सिचुएशन बीईपी का सिचुएशन है। तो जाहिर सी बात है यहां ओएल क्या होगा? नहीं होगा। एक से अगर ज्यादा होगा ड्यूअल, तभी ओएल एग्जिस्ट करेगा, और 0 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं हो सकता। अभी देखेंगे हम। पहले तो आपके ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्लियर है? आप क्या बोलोगे? ओएल कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन ड्यूअल इज मोर देन 1। आ जाओ नंबर 2। अगर मेरा पॉजिटिव ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसका मतलब है कि फर्म ऑपरेटिंग अबव बीईपी, ऑपरेटिंग अबव बीईपी, यस और नो? अगर मेरा पॉजिटिव लीवरेज है, इसका मतलब फर्म क्या कर रहा है? बीईपी के ऊपर काम कर रहा है। और जब फर्म बीईपी के ऊपर काम कर रहा होगा, उस कंडीशन में सेल्स एंड ईबीआईटी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, मूव्स इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर हम सेल बढ़ाएंगे तो हमारा ईबीआईटी भी बढ़ेगा, राइट? सो दैट विल हैपन। तो पॉजिटिव ओएल मतलब फर्म इज ऑपरेटिंग अबव बीईपी, एंड हियर इन दिस केस द ईबीआईटी एंड सेल विल मूव इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर मेरा ओएल नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? फर्म ऑपरेट्स बिलो बीईपी, और जैसे ही फर्म बिलो बीईपी ऑपरेट करेगा तो मेरा ईबीआईटी नेगेटिव हो जाएगा। बिलो बीईपी का मतलब ईबीआईटी नेगेटिव, बिकॉज एट बीईपी द ईबीआईटी विल बी 0। बीईपी पे ईबीआईटी 0 होगा। अगर बीईपी से कम है तो ईबीआईटी नेगेटिव होगा, और अगर बीईपी से ऊपर है तो ईबीआईटी पॉजिटिव होगा। एज सिंपल एज इट इज। सो सर्टेन सिचुएशंस अराइजेस, और मैं उन सिचुएशंस को आपके लिए समराइज कर देता हूं विद एग्जांपल, ताकि आपको आसानी से ध्यान में रहे कि हियर यू विल सी दैट 3 सिचुएशंस अराइजेस। 3 बेसिक सिचुएशंस को अगर हम कंसीडर करके चले। पहला सिचुएशन लेते हैं, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, जब फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में। नंबर 2, व्हेन देयर इज पॉजिटिव लीवरेज। पॉजिटिव लीवरेज का मतलब हुआ फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? और थर्ड, व्हेन ईबीआईटी इज इक्वल टू निल। नाउ टेक अप दीज 3 सिनेरियोस। यहां आपका ईबीआईटी क्या है? निल है। यू हैव द पॉजिटिव लीवरेज एंड यू हैव नो फिक्स्ड कॉस्ट। अगर नो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, मान लो हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, 20,000 यूनिट्स एंड लेट्स से 30,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स, हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो सेल एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल है। 20,000 यूनिट्स है तो कितना हो गया? 2 लाख हो गया ये। और अगर ये 30,000 यूनिट्स हैं तो ये कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ये आपका सेल हो गया। वेरिएबल कॉस्ट ले लो एट द रेट ₹5 पर यूनिट। अगर ₹5 पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है तो 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड टू 5, तो 1 लाख का वेरिएबल कॉस्ट आया, एंड 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड टू 5, तो 1,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट आया।
So what will be my EBIT? Now in this scenario there is no fixed cost. So if you want to show, so we say that fixed cost here is 0 and 0 because there is no fixed cost in this scenario. So what will be my EBIT? EBIT will be sales minus variable cost minus fixed cost. तो fixed cost तो 0 है, तो sales minus variable cost is rupees 1 lakh and here it will be 1,50,000. Now tell me, if we have to calculate the degree of operating leverage, so formula is percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the percentage change in EBIT here? So if you see the percentage change in EBIT, the first value is rupees 1 lakh and the second value is rupees 1,50,000. So it will be 1,50,000 minus 1 lakh. You will get the 50,000. And if you see the in percentage, it will be 50%. तो कितने परसेंट का चेंज आया? 50% का. If you see the change in sales, तो सेल्स में कितना चेंज है? देखो 2 लाख यहां था, 3 लाख यहां हो गया. 2 लाख था और 3 लाख था, तो 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख में कितने से बढ़ा? 50% से. 2 लाख का 50% 1 लाख एंड 2 लाख प्लस 1 लाख इज 3 लाख. तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. इट इज व्हाट? 50%. कैंसिल आउट हुआ और ड्यूएल क्या हो गया? 1 हो गया. तो इन दिस केस इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, नो ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट एंड वी नो दैट ऑपरेटिंग लीवरेज क्रिएट ही होता है किसकी वजह से? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से. तो आपका ड्यूएल क्या हो गया? 1 हो गया. और आप जानते हैं कि 1 पे ऑपरेटिंग लीवरेज होगा ही नहीं. ऑपरेटिंग लीवरेज तो 1 से ज्यादा होगा तभी होगा. यानी कि नो फिक्स्ड कॉस्ट मींस नो ऑपरेटिंग लीवरेज. नो फिक्स्ड कॉस्ट मींस नो ऑपरेटिंग लीवरेज. अगर हम पॉजिटिव लीवरेज देखना चाहें, सेम एग्जांपल में लेके चलते हैं. सो वी हैव 20,000 यूनिट्स and we have 30,000 units. We have 20,000 units and 30,000 units. First we have sales at the rate of rupees 10. तो ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 3 lakhs. Then we have the variable cost at the rate of rupees 5. So this is 5 to the 1 lakh and this is 5 3s are 1,50,000. So this is my variable cost. So now tell me what will be the contribution. So 2 lakh minus 1 lakh is 1 lakh. And 3 lakh minus 1,50,000 is 1,50,000. So this is my contribution. Now what about the fixed cost? Let's say in this case we have a fixed cost of rupees 50,000. So 50,000 का हमारे पास क्या है? Fixed cost है in this case. So there is fixed cost. We have to show the positive leverage. It can only be showed by having fixed cost in the cost structure. Otherwise leverage does not exist. तो fixed cost मेरा 50,000 का आ गया. So what will be my EBIT here in this case? Tell me. तो आप कहते हो सर contribution minus fixed cost हो जाएगा 1 lakh minus 50,000. So here it will be 50,000. The 1 lakh minus 1,50,000 minus 50,000. So here EBIT will be 1 lakh. So now if we calculate the DOL, so DOL is equal to, again we will see the percentage change in EBIT. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So what is change in EBIT now? EBIT is 50,000 and it changes to 1 lakh when number of unit changes from 20,000 to 30,000 और EBIT increases from 50,000 to 1 lakh. तो ये कितने से बढ़ा वाला? आप कहते हो सर 50,000 से 1 लाख हो गया, मतलब ये 100% से बढ़ गया. So here it is 100%. EBIT में कितने का चेंज आया? 100% में. सेल में कितने का चेंज आया था? 20,000 to 30,000. 2 लाख to 3 लाख, यूनिट पे बोल दो या वैल्यू पे बोल दो. तो यहां कितने का चेंज है? 50% का. तो 50% का चेंज है सेल्स में, लेकिन 100% का चेंज आ गया EBIT में. देखो ऐसा होना ही था. इसी को तो हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज देखने को मिलता है हमें, और ये मैजिक है फिक्स्ड कॉस्ट का. किसका मैजिक है? ये फिक्स्ड कॉस्ट का. सो इट विल बी 2 टाइम्स. क्या हो गया? ये 2 टाइम्स हो गया. सो दिस इज आर पॉजिटिव लीवरेज. ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव लीवरेज हो गया. राइट? क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट. पॉजिटिव लीवरेज कहां से आया? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया. नाउ EBIT इज निल. अगर मेरा EBIT निल है तो कैलकुलेट DOL. नाउ EBIT तो है ही नहीं, और EBIT नहीं है तो DOL आप जानते हो ना. DOL क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. किसी भी नंबर को, बेसिक मैथ्स का रूल क्या है? किसी भी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया तो क्या होगा? 5/0 मैंने बोल दिया तो क्या होगा? ये आपके तो सर ये अनडिफाइंड होगा. किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो.
होगा ना इनफाइनाइट। और एग्जैक्टली यहां सेम चीज हो रहा है कि मेरा ईबीआईटी क्या हो गया, जीरो, ईबीआईटी नील है ना। और ये आप जानते हो ना किस सिचुएशन में होता है, ब्रेक इवन पे होता है ना ऐसा। तो आपने क्या कह दिया, इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन जीरो, कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी रहा हो, डीओएल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, डीओएल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इन दिस केस डीओएल कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट विल बी इनफाइनाइट, दैट विल बी अनडिफाइंड। ये तीन सिचुएशंस आप साफ साफ देख रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो तब एग्जिस्ट करता है जब मेरा ड्यूएल एक से ज्यादा होता है। जब मेरा ड्यूएल एक से ज्यादा होता है तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब मेरा ईबीआईटी नील था तो उस कंडीशन में मेरा ड्यूएल क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ड्यूएल क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सो आपको ध्यान में रखना है एक बात, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा ड्यूएल का वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच में नहीं होगा, या तो वो 0 से कम होगा या तो वो 1 से ज्यादा होगा। दैट विल हैपन। तो इट विल नेवर लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 से कम होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ो। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द एनालिसिस कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देना है। बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी जानते हो। जस्ट यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस। ओके, बड़े सिंपल क्वेश्चंस। चलो, मैं कहता हूं द सिचुएशन इज दैट देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, बताओ ओएल क्या होगा। फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो ओएल क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, बिना फिक्स्ड कॉस्ट के ओएल नहीं, नो फिक्स्ड कॉस्ट नो ओएल, है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज कब होता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी नहीं होगा। अब मैं बीईपी के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो बीईपी क्या होगा, बताओ मुझे। अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होने का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा ग्राफ था, आप याद करो, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर कॉस्ट एंड रेवेन्यू, करेक्ट। सो योर फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। तो अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा, मान लो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का एक लेवल है, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा लेवल मान लो, ठीक है। अब अगर मान लो यहां से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को देखूं, तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट, और अगर यहां से देखूं तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट, राइट, दिस इज माय सेल्स रेवेन्यू। नाउ इफ यू सी कि जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कम था तो उस कंडीशन में आपको कम यूनिट पे बीईपी मिल रहा था, लेकिन जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा था उस कंडीशन में आपको ज्यादा यूनिट लेना पड़ रहा है टू रीच व्हाट, बीईपी। बीईपी यहां आपका अचीव हो रहा है, क्यों, बिकॉज हियर फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई, और सिंस फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट हुआ तो बीईपी इधर मिल रहा है, यानी कि बीईपी भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि अगर लो फिक्स्ड कॉस्ट था और मान लो 100 यूनिट पे यहां बीईपी था, तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट पे हमारा 250 यूनिट्स पे क्या मिल रहा है, मुझे बीईपी मिल रहा है। सो अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो बीईपी भी क्या होगा, हम बोलेंगे सर हाई ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। थर्ड, अगर वी आर हायर देन बीईपी, इफ यू आर हायर देन बीईपी, अगर फर्म बीईपी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, लेट्स से दिस इज आवर बीईपी, फर्म अगर बीईपी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब कैसा ओएल होगा, पॉजिटिव। और अगर बीईपी के नीचे ऑपरेट कर रहा है तो कैसा ओएल होगा, नेगेटिव। सो वी से दैट हायर बीईपी का मतलब है पॉजिटिव ओएल, एंड फिर हम कहते हैं नंबर 3, लोअर देन बीईपी पे अगर ऑपरेट कर रहा है फर्म तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव, है ना। आपके भी आंसर्स यही रहे होंगे, करेक्ट। तो ये आपका एनालिसिस है। लुक, एज फार एज ओएल एंड ईबीआईटी इज कंसर्न, इसके रिलेशनशिप को अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन BW मतलब बिटवीन ओएल एंड ईबीआईटी, ठीक है। अब आपने देखा कि यू हैव सीन 3 सिनेरियोज। कितने सिनेरियोज देखे आपने, 3 सिनेरियोज देखे। देखो तीनों सिनेरियोज कौन कौन से हैं, ओएल है हमारा, तो एक था हमारा कि ओएल क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो ओएल में भी पहले नेगेटिव ले लेते हैं, ओएल में भी नेगेटिव। और एक सिचुएशन था जब ओएल क्या हो जा रहा था, अनडिफाइंड,
OL क्या हो जा रहा था, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वाले को क्या करते हैं अपन, बीच में डाल, है ना। तो फिर से देखो OL है हमारे पास, तो वी हैव थ्री सिचुएशंस। पहला क्या था, OL इज नेगेटिव। फिर एक सिचुएशन था जिसमें OL क्या हो रहा था, अनडिफाइंड, या इसको इनफाइनाइट कहा था हमने। एंड देयर इज अनदर सिचुएशन व्हेन आर OL इज पॉजिटिव। देखो अगर OL पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्म कहां ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग अबव BEP, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब फर्म कहां ऑपरेट कर रहा है, आप बोलोगे ना सर फर्म ऑपरेटिंग बिलो BEP। सो इफ इट इज नेगेटिव इट मींस फर्म ऑपरेटिंग बिलो BEP, if it is positive it means firm operating above BEP, and if it is undefined इसका मतलब ऑपरेटिंग एट BEP। तो ये हमारा BEP का सिचुएशन है। सो जब BEP पे होते हैं तो मेरा EBIT क्या होगा, वी नो दैट BEP पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कवर्स द फिक्स कॉस्ट एंटायरली, तो EBIT बिकम्स जीरो। लेकिन जब हम above BEP ऑपरेट करेंगे तो मेरा EBIT पॉजिटिव होगा, और जब हम लोअर BEP ऑपरेट करेंगे तो हमारा EBIT क्या होगा, EBIT इज नेगेटिव। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन EBIT एंड द ऑपरेटिंग लीवरेज, एज सिंपल एज इट इज, करेक्ट। नाउ गो टू द नेक्स्ट थिंग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ध्यान में रखना है OL के बारे में, दैट पहले भी हम बात कर चुके हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होगा, है ना। इट कैन नॉट बी बिटवीन 0 एंड 1, इट कैन बी लेस देन 0 और इट कैन बी मोर देन 1। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और ऑपरेटिंग लीवरेज कह लो इन सिंपल टर्म्स, राइट। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, लेट्स से दिस इज आवर DOL, ये हमारा क्या है, DOL, ओके। and this is the level 0 and this is our sale, तो यहां 0 पे है हमारा DOL, ठीक है। we are saying the value of DOL will always be between 0 and 1, तो ये DOL का 0 लेवल है, इसको 1 मान लेते हैं, तो ऊपर गए तो पॉजिटिव हुआ, नीचे गए तो नेगेटिव वैल्यू होगा। अब आइडिया ये है कि इनके बीच में DOL का वैल्यू नहीं हो सकता, 0 एंड 1 के बीच में DOL का वैल्यू नहीं हो सकता। Assume करो that this is our BEP, अब ये हमारा क्या है, BEP है। Now what happens exactly, जरा ध्यान से समझना है इसको। आपने जो ऊपर जो समझा है अभी कि जब 0 पे जा रहे थे तो आप अनडिफाइंड हो जा रहे थे, जब आप 0 पे जा रहे थे तो अनडिफाइंड थे, इनफाइनाइट था। तो जब BEP 0 पे BEP पे पॉइंट पे आते, जब आप BEP पे जा रहे थे तो इनफाइनाइट हो जा रहा था आपका DOL। क्यों इनफाइनाइट हो रहा था, बिकॉज BEP पे DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, और EBIT BEP पे 0 होता है, तभी हमने कहा था ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट वाज द आइडिया। तो इस पॉइंट पे आते आते आपका DOL इनफाइनाइट हो जाएगा। होता क्या है कि व्हेन योर सेल इज एट हायर लेवल अबव BEP, इसके बाहर वाले सिचुएशन को सोचो, तो जब आपका सेल अबव BEP है और your sale here, your sale decreases, so with decreasing sale your DOL will increase, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका सेल कम होगा आपका DOL क्या होगा, बढ़ेगा। DOL क्या है, आप कहते हैं ये है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब मुझे ये बताओ, अगर न्यूमरेटर घटेगा, अगर न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो दैट विल हैपन हियर। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम किधर जा रहे हैं, हम BEP की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हमारा सेल रिड्यूस होता है तो DOL क्या होता है, DOL कीप इंक्रीजिंग, DOL क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। एंड व्हेन वी कम क्लोज टू BEP मतलब ये वाला पॉइंट, BEP पे जब हम आते हैं उस कंडीशन में हमारा DO क्या होता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। जब आप अबव BEP हैं और आपका सेल डिक्रीज करते हैं आप, तो आपके डिक्रीजिंग सेल के साथ आपका डिग्री ऑफ लीवरेज क्या होता है, बढ़ता है। सो दिस इज योर पॉजिटिव। और जब आप BEP के नजदीक आते हैं तो दैट गोज इनफाइनाइट।
ठीक है। जब आप बात करते हैं हियर, जब व्हेन यू गो बिलो द बीईपी, जब आप बीईपी के नीचे जाते हैं, एट दैट टाइम एट बीईपी योर ड्यूएल इज व्हाट, इनफाइनाइट नेगेटिव। जब आप बीईपी से नेगेटिव में जाते हैं, जैसे जैसे आपका सेल कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका DOL विल गो लाइक दिस, इट विल गो टू व्हाट, जीरो। कहां चला जाता है, ये जीरो पे चला जाता है। तो या तो ये क्या होगा, जीरो से कम होगा, और या तो ये 1 से ज्यादा होगा, दिस इज मोर देन 1 एंड दिस इज लेस देन 0। या तो ये 0 से कम होगा, या तो ये 1 से ज्यादा होगा। 1 से इनफाइनाइट चला जा सकता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, एंड 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट जा सकता है। 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट जा सकता है। तो ये 0 टू नेगेटिव इनफाइनाइट चला जा सकता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव इनफाइनाइट जा सकता है, बट 0 एंड 1 के बीच में कभी भी इसका वैल्यू लाई नहीं करेगा, राइट। सो व्हाट वी से, DOL can never be between 0 and 1. It can be less than 0 or more than 1. ये 0 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, बट इसका वैल्यू कभी भी 0 एंड 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। This is all about your degree of operating leverage. Let's solve some question and then we'll move to the second type of leverage, that is your financial leverage. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, and we will be picking up 2 questions of our study mat, and those are the illustrations for operating leverage, illustration number 1 and illustration number 2, right? तो चलो इसको हम देखते हैं। Okay, so this is your question. देखो क्या कह रहा है, illustration number 1. A company produces and sells 10,000 shirts. So this is the output. Selling price per shirt is rupees 500. Variable cost is rupees 200 per shirt, and fixed operating cost is rupees 25 lakhs. Now, first part में we have to calculate the operating leverage, and second part में if sales are up by 10%, then compute the impact on EBIT. दोनों ही examples में मैंने आपको बताया हुआ है। पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने प्लेन ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया था, दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल अगर 15% से बढ़ रहा है तो EBIT पे क्या असर होगा। वहां आपने न्यू EBIT कैलकुलेट करके दिया था, बट यहाँ इंपैक्ट पूछ रहा है, तो सिर्फ इंपैक्ट भी अगर हम बता दें तो दैट विल बी इनफ। दिस इज अ क्वेश्चन, अ वेरी प्लेन क्वेश्चन इट इज। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, कितना आउटपुट है मेरा, तो हम क्या कहते हैं कि 10 और सेल्स 10,000 शर्ट्स, तो सेल यूनिट कितना है 10,000। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, इज इक्वल टू रुपीज 500, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 200, करेक्ट। एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है मेरा, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन इज रुपीज 25 lakhs। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन इज रुपीज 25 lakhs। वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, चलो अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना चाहें, ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना चाहें, सो हाउ वी कैन डू दैट। पहले पार्ट पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द सेल्स यूनिट, तो आप कहते हैं यूनिट्स कितना है हमारे पास 10,000, राइट। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दैट इज रुपीज 500। सो व्हाट इज आवर सेल्स रेवेन्यू, we simply say that sales revenue is equal to units multiplied to selling price per unit. So selling price per unit multiplied to sale, तो 10,000 multiplies to 500, तो ये कितना हो गया 50 lakhs रुपीज हो गया।
So this is our sales revenue. Now variable cost, if you have to calculate the variable cost, you simply say that variable cost will be units multiplied to variable cost per unit. Variable cost per unit हमारा given है, तो variable cost per unit कितना है 200, so it will be 20 lakhs, right? So now see this, you have the selling, you have the revenue sales, you have the variable cost. So from here you can calculate the contribution. So contribution will be 50 minus 20 means 30 lakhs. 30 lakhs का क्या आ गया आपका contribution आ गया, करेक्ट. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? पहला पार्ट क्या था हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, तो हम कहते हैं सर ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. सर हम ऊपर वाले टेबल में ही क्यों नहीं कर लिए इसको? हाँ, क्योंकि मैंने नहीं किया ना, मैं आगे बढ़ गया इसीलिए नहीं किया. आप यही कर दो इसको, है ना. कर सकते या नहीं कर सकते? यही कंट्रीब्यूशन के बाद क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को लेस किया, फिक्स कॉस्ट को लेस करके क्या मिल गया हमें? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सॉरी ईबीआईटी मिल जाएगा. हम यहां भी कर सकते थे, बट चूंकि मैंने लिख दिया तो मैं इसी में आगे बढ़ जाता हूं. इज इक्वल टू व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हियर? 30 lakhs डिवाइडेड बाय 30 lakhs माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितना है? 25 lakhs. 25 lakhs, तो ये हो जाएगा 30 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs इज इक्वल टू 6. तो व्हाट इज आवर ऑपरेटिंग लीवरेज? हम कहते हैं सर 6 टाइम. तो OL इज इक्वल टू 6. ये हो गया एक आंसर. सिंपल है ना. बी पार्ट कह रहा है इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी. मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे आप कैलकुलेट करते हो इसको? तो चूंकि सेल्स का हमें परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला ले लेते हैं. क्या था फॉर्मूला? तो हमने कहा सर फॉर्मूला होता है DOL इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. नाउ व्हाट इज चेंज इन सेल्स हियर? 10%. So it will be DOL into percentage change in sales is equal to percentage change in EBIT. हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोल देंगे? इसीलिए परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू कितना है ये हमारा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना बोल रहा है? 10% मल्टीप्लाइड टू, और OL कितना है? 6 इज इक्वल टू व्हाट? 60%. तो दैट इज आवर आंसर, राइट. So क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 6 and 60% is our answer. So this is your illustration number 1. सिंपल है ना, क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए, आराम आराम से बनाया जाए. आप समझ सकते हो ना, बहुत सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन हैं ये. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट. This is your question number 2. Illustration 2. Calculate the operating leverage for each of the 4 forms A, B, C and D from the following price and cost data. Now what is given for A, B, C and D? देखो, sale price per unit is given 20, 32, 50 and 70. Variable cost per unit is given. Fixed operating cost is given for all 4 forms. What calculations can you draw with respect to the level of fixed cost and the degree of operating leverage result? And explain assumed number of units sold is 5,000. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5000 है, ठीक है. और आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है और अपना कमेंट करना है. तो कमेंट में नहीं लिखवाऊंगा, राइट. हम बात कर लेते हैं उसके बारे में फटाफट तेजी से. देखो क्या होगा ना, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. कितने फॉर्म्स है हमारे पास? 4 फॉर्म्स है, A, B, C एंड D. अब चारों फॉर्म के लिए जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है वो सेम है. चारों फॉर्म के लिए क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5000. तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5000. इसके लिए भी, इसके लिए भी, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. तो 5000 का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. व्हाट इज द सेल प्राइस पर यूनिट? सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है. फॉर्म ए का है ₹20, फॉर्म बी का है ₹32, दिस इज ₹50 एंड दिस इज ₹70. सो व्हाट इज द सेल्स? अब अगर हम सेल्स यहां से देखना चाहें तो कैन वी कैलकुलेट द सेल्स? आप क्या बोलोगे? यस सर, इजीली.
So 5,000 multiplied to 20 to 10 and 50 हो जाएगा 1 lakh, right? 5,000 multiplied to 32. So this is 1,60,000. 50, 2,50,000 होगा, सॉरी 5,000 है ना, 2,50,000 एंड 70, 3,50,000 होगा, 3,50,000. So this is our sale. Okay. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट per unit is given, that is 6, rupees 16, rupees 20 and rupees 50, यही है ना, and rupees 50. ठीक है. So what will be the variable cost? Variable cost हो जाएगा units multiplied to variable cost per unit. So unit is 5,000 multiplied to 6, 30,000. 5,000 multiplied to 16, 80,000. 5,000 multiplied to 20, 1 lakh. And 5,000 multiplied to 50, 2,50,000. So this is our variable cost. ठीक है. तो from sale minus variable cost we can do that. So we will get what? Contribution. Contribution क्या हो जाएगा? Sales minus variable cost. क्या आ गया? Contribution. Sale 1 lakh, variable cost 30,000. So this will be your 70,000. 160 minus 80, this will be your 80,000. 250 minus 1, this will be your 1,50,000. 350 minus 250, this will be your 1 lakh. ठीक है. So this is my contribution. Now fixed cost is also given for all four forms. It's 60,000, 40,000, 1 lakh and nil. 60, 40, 1 and nil. 60,000, 40,000, 1 lakh and 0. This is our fixed cost. This is our fixed cost. So can we find the EBIT? And we know what is EBIT. We say that. So now we can find the EBIT. EBIT is basically contribution minus fixed cost. Contribution minus fixed cost. So contribution here is 70,000 minus 60,000 is 10,000. 80,000 minus 40,000 is 40,000. 1,50,000 minus 1 lakh is 50,000. And 1 lakh minus 0 is 1 lakh. So this is my EBIT. Now they are asking the DOL of the all firms. तो अब तो कुछ नहीं है ना इसमें. कैसे होगा DOL कैलकुलेट बताओ मुझे फॉर्म ए का. तो हमने कहा कि सर DOL ऑफ फॉर्म ए कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. ओके. फॉर्म ए का कंट्रीब्यूशन क्या है देखो. सो कंट्रीब्यूशन इज 70,000, EBIT इज 10,000. तो ये क्या हो जाएगा? Contribution is 70,000 and EBIT is 10,000. So it's 7 times. Form B का देखो. It's 80,000 is contribution. 40,000 is EBIT. So this is 2. 1,50,000 is contribution. 50,000 is EBIT. So this is 3. And this will be 1 lakh is contribution. And 1 lakh is EBIT. So this will be equal to 1. Fixed cost 0 था तो 1 तो होगा ही. Fixed cost 0 होता है तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. So this is 1. So this is your EBIT. बस इसी पे क्या करना है आपको? कमेंट लिख देना है ना. अब बताओगे इसका 1 क्यों हुआ? इसका 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं था. इसमें फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख है. इसका 40,000 है. इसका 60,000. कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है? किसका लीवरेज ज्यादा है, किसका लीवरेज कम है? यू हैव टू डू द कमेंट एनालिसिस. मैंने आपको सिखाया है, एक बार अटेम्प्ट करना, अगले क्वेश्चन में मैं लिखना सिखा दूंगा. राइट. सो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2. इस लेक्चर में हम यहीं रुकेंगे. अगले लेक्चर में वी विल कवरिंग द नेक्स्ट लीवरेज, दैट इज द फाइनेंशियल लीवरेज. एंड फाइनेंशियल लीवरेज के साथ साथ हम कंबाइंड लीवरेज को भी खत्म कर लेंगे. तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डन विद द कॉन्सेप्ट पार्ट.
कुछ और एक दो मुझे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं और फिर आप देन आफ्टर विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी मैट फर्स्ट। और जैसा मैंने आपको प्रोसेस पहले क्लास में समझाया था कि पहले हम स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को टच करेंगे, राइट। सो इन नेक्स्ट क्लास टुमारो वी विल कवरिंग the financial leverage and the combined leverage, and then after in next class we'll start with the questions, right? When we are doing these concepts, तो यहाँ भी questions हो रहे हैं, तो आपको सारे concepts को go through करना है अच्छी तरह से अपने notes बनाना। मैं फिर से कह रहा हूँ ये PDF आपके ड्राइव में रहेगा, लेकिन इस PDF के भरोसे मत रहना, खुद का notes बनाना। अब अगर आप notes बनाते हो ना खुद का, तो आपका एक समरी notes तैयार हो रहा है जिसको आप तेजी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद लिखा होता है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है, आप उसे तेजी से रिवाइज कर पाओगे। और जो एग्जाम से पहले 1.5 दिन का जो टाइम होता है ना, उसके लिए आपके पास एकदम बहुत ही शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा FMSN का, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। चलो हम इस लेक्चर में यही रुकते हैं। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग।